Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. My name is Ubaid. Today our topic is meiotics and mediatics. जो शुरू के तकरीबन 10 से 11 स्लाइड्स हैं ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को आसान अल्फाज में समझा सकूं। आज मैं शुरू के जो स्लाइड्स हैं वो भी इंक्लूड कर रहा हूं और टोटल जो 24 स्लाइड्स हैं हमारे मेयोटिक्स एंड मेडियाटिक्स के टॉपिक के वो सारे हम कंप्लीट करेंगे। आप सब गौर से सुनिएगा, जहाँ से समझ ना आए वहाँ से आप लोग दोबारा से सुनने की कोशिश कर सकते हैं। आप रिवर्स जा करके तो दोबारा से सुने। मैं ये रिकॉर्ड इसीलिए कर रहा हूँ ताकि जहाँ पे आप लोग को समझ ना आए आप फिर से दोबारा से एक दफ़ा उसको पढ़ सकें और सुन सकें। तो बार बार आप लोग समझने के लिए बार बार वीडियो देख सकते हैं। आप लोगों की आसानी के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि आप लोग को ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो टॉपिक शुरू करते हैं, मेयोटिक्स एंड मेडियाटिक्स। शुरू में मैंने लोग बताया था कि एक टर्म हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड मेयोसिस और एक टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ मेट्रियासिस। जो meiosis है that is meiosis or meiosis, that is the pupil size is lesser than the normal one, or you can say that the pupil is contracted or constricted. और जो mydriasis है that is the pupil size is more than the normal one, and in that condition the pupil is dilated. So जो स्मॉल पिपलरी अपर्चर है दैट इज़ कॉल्ड मेयोसिस। जहाँ पे हमें मेयोसिस की रिक्वायरमेंट होती है तो हम मेयोटिक्स ड्रग्स यूज़ करते हैं, और जहाँ पे हमें डायलेशन की ज़रूरत होती है, पीपल को इनलार्ज करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम मेडियाटिक्स यूज़ करते हैं। मेडियाटिक ड्रग्स यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से पिपलरी डायलेशन हो जाएगी और हमें मेड्रियासिस मिल जाएगी। सो दो बुनियादी जो हम अल्फाज यूज़ करते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में या ऑफ्थल्मोलॉजिकल या ऑप्टोमेट्रिक टर्मिनोलॉजी में, तो वो समझना बड़ा ज़रूरी है और अहम है। हम आगे प्रोसीड करते हैं। आइरिस या प्यूपिलरी डायमीटर को कम या ज़्यादा करने के लिए दो मसल्स बुनियादी तौर पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और दोनों मसल्स जो है वो एक्टिंग मसल्स हैं। एक मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा मसल रिलैक्स हो रहा है, और एक मसल रिलैक्स कर रहा है तो दूसरा मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एक दूसरे को ये सपोर्ट भी करते हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी ये अपनी ताकत का मुज़ाहरा करते हैं। तो जब हमें डायलेशन रिक्वायर्ड होती है तो हम डायलेशन के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, हम मेड्रियाटिक्स यूज़ करेंगे, मेड्रियासिस हो जाएगी। और अगर हमें कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम मेयोटिक्स यूज़ करेंगे और मेयोसिस हो जाएगी। सो डायलेटर पिपले एंड स्फिंक्टर पिपले दोनों मसल्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। दोनों मसल्स की जो नर्व सप्लाई है दैट इज़ डुअल नर्व सप्लाई, और दोनों मसल्स को जब हमने स्टिमुलेट करना होता है मेडिसिन्स के साथ, दोनों मसल्स का जो रिस्पांस है मेडिसिन्स को, वो रिस्पांस इस डुअल नर्व सप्लाई की वजह से है। ठीक है जी, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं और शुरू करते हैं मेयोटिक्स। मेयोटिक्स और मायोटिक्स। मेयोटिक्स, जैसा कि मैंने इब्तिदा में आप लोगों को समझाया कि हमें जहाँ पे मेयोसिस चाहिए वहाँ पे हम मेयोटिक्स यूज़ करते हैं और ड्रग इंड्यूस्ड मेयोसिस हो जाती है। ठीक है जी। सो कैसे होती है जी? पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स एक किस्म के ड्रग्स हैं, पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स, जो कि डायरेक्टली एक्टिंग और एगोनिस्ट्स हैं बेसिकली। और एगोनिस्ट्स कौन से वाले ड्रग्स हैं? दे आर एसिटाइलकोलिन, थैनेकोल एंड पाइलोकार्पिन। ये तीन ड्रग्स डायरेक्टली एक्टिंग एगोनिस्ट्स हैं। इनडायरेक्टली एक्टिंग
और कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स। इस ग्रुप में जो इनहिबिटर्स हैं, इसमें पहले नंबर पे है रिवर्सिबल और दूसरे नंबर पे है इरिवर्सिबल। फेसोस्टिग्माइन, नेओस्टिग्माइन, एड्रोफेनियम, इकोथाइफेट आइडाइड, इमेकेरियम, डी आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट। अब हम आते हैं और देखते हैं कि ये जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं मियोसिस कॉज करने के लिए, तो ये इनकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है या इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है और ये कैसे बेसिकली इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन कैसे होता है। तो ये होता ये है कि ये स्टिमुलेशन करते हैं M3 रिसेप्टर्स के, और M3 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करके ये ड्रग्स मियोसिस कॉज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपल। दे कॉन्ट्रैक्ट द longitudinal fibers of the ciliary body and cause opening of the trabecular meshwork and increase the aqueous outflow. अब aqueous outflow increase होने का क्या फ़ायदा होगा? ग्लूकोमा जो कि एक डिज़ीज़ है, कॉम्प्लेक्स डिज़ीज़ है, और आप लोगों को मैंने पहले भी एक शुरू में इंट्रोडक्टरी तौर पर बताया था कि ग्लूकोमा एक ऐसी डिज़ीज़ है कि इसको हम साइलेंट किलर ऑफ विजन कहते हैं, क्योंकि जब एक्यूट स्टेज पे ग्लूकोमा होता है, बिगिनिंग होती है, तो कोई ख़ास साइन सिम्टम्स नहीं होते, और साइन सिम्टम्स ना होने की वजह से पेशेंट को पता नहीं चलता कि मुझे ग्लूकोमा है। और उसके बाद जब ग्लूकोमा क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है और विजुअल कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाती हैं पेशेंट को, तो उसके बाद मोस्टली ज़्यादातर विजुअल एक्विटी ख़राब हो चुकी होती है, विजुअल फील्ड रिडक्शन हो चुकी होती है, और जो डिस्क कप डिस्क रेशो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ चुका होता है। उस डैमेज को हम कभी भी ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाए तो मज़ीद नुकसान से बचा जा सकता है या मज़ीद नुकसान को स्लो डाउन किया जा सकता है ग्लूकोमा में। जो मियोटिक्स हैं, इनका एक फ़ायदा ये है कि ये आउटफ्लो ऑफ द एक्वस को ये इंक्रीज़ करके इंट्राकुलर प्रेशर को कम करने में मददगार साबित होते हैं। So they cause contraction of the circular muscles of the ciliary body, allowing the lens to assume a more spherical shape. जो accommodation का process है जिसमें क्रिस्टलाइन लेंस जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करके शेप को मज़ीद स्फेरिकल कर दे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आउटफ्लो ऑफ द एक्वस है या जो एंगल ऑफ द इंटीरियर चैम्बर है वो उसकी ओपनिंग हो जाएगी और इंट्राकुलर प्रेशर जो है वो रेज नहीं होगा, उसमें कमी आ जाएगी। सो इट्स अ वेरी यूज़फुल ड्रग। Meiosis is very useful for reduction of the intraocular pressure. ये आपको आई की एनाटॉमी का एक पता है। इस स्लाइड के अंदर एक एक्वस की प्रोडक्शन आप लोगों को पता है, सिलियरी बॉडी से, सिलियरी प्रोसेस से प्रोडक्शन हो रही होती है एक्वस की, और फिर उसका जो रूट ऑफ आउटफ्लो है वो दिखाया गया है, और एंटीरियर चैम्बर एंगल, और उसके बाद फिर ट्रेबेकुलर मेशवर्क, और उसके बाद उसकी जहाँ पे आउटफ्लो है यूवी स्क्लेरल आउटफ्लो और वेनस डिस्चार्ज वो बताई गई है। कैनाल ऑफ श्लेम्स भी नज़र आ रहा है आप लोगों को, ट्रेबेकुलर मेशवर्क, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है कि कैसे अगर प्यूपलरी कॉन्ट्रैक्शन करेंगे हम, प्यूपल जो है वो उसको हम उसके साइज़ को कम करेंगे, तो कैसे आउटफ्लो ऑफ द एक्वस बेहतर करके इंट्राकुलर प्रेशर को कम किया जा सकता है इन ग्लूकोमा पेशेंट्स। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड द पाइलोकार्पिन हाइड्रोक्लोराइड। पाइलोकार्पिन एक ऐसी ड्रग है जो पिछले 150 साल से तकरीबन इस्तेमाल हो रही है ग्लूकोमा
ट्रीटमेंट के लिए। बाद में मज़ीद डेवलपमेंट्स हुई और मुख्तलिफ़ किस्म की मज़ीद ड्रग्स डेवलप की गई, जो आजकल लेटेस्ट ड्रग्स यूज़ हो रही हैं एंटी ग्लूकोमा ड्रग्स के तौर पर। लेकिन जो पाइलोकार्पिन हाइड्रोक्लोराइड है, ये सबसे ओल्डेस्ट ड्रग है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। When applied topically, it is largely degraded in the cornea, only 3% enters to the aqueous. जब हम बेसिक्स ऑफ फार्माकोलॉजी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने मेडिसिन की, ड्रग की कितनी कंसंट्रेशन होती है और कैसे वो हम रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या हैं, और अगर हम उसको टॉपिकली यूज़ करेंगे तो उसकी कैसे एब्जॉर्प्शन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और अगर हम उसको इंट्राअकुलर या इंट्राकैमरल यूज़ करेंगे या इंट्रामस्कुलर यूज़ करेंगे या सबकुटेनियस यूज़ करेंगे तो कैसे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और एब्जॉर्प्शन होगी, ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये भी एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि टॉपिकल इस्तेमाल में बहुत सारी ड्रग्स जो है वो मोस्टली कॉर्निया के लेवल पर ही डिग्रेड होके ज़ाया हो जाती हैं और बहुत कम मकदार जो है वो कारामद होती है, और बहुत कम मकदार जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि पाइलोकार्पिन हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि प्यूपिलरी कॉन्ट्रैक्शन कर लें हम, और प्यूपिलरी साइज़ को हम कम कर सकें, तो जिसकी वजह से इंट्राकुलर प्रेशर कम होगा। तो अगर हम पाइलोकार्पिन हाइड्रोक्लोराइड यूज़ करते हैं तो मोस्टली इसका तकरीबन 97% जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो डिग्रेडेड हो जाती है और काबिल इस्तेमाल नहीं होती। सिर्फ 3% जो है वो एक्वस तक पहुंचती है और 3% का असर होता है। तो दिस इज़ वाई ये कम से लेकर हाई कंसंट्रेशन तक हमारे पास अवेलेबल है। इट इज़ अवेलेबल इन 0.12%, 0.25%, 0.5%, 1, 2, 3, 4 और 6% की परसेंटेज में हमारे पास अवेलेबल है। इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? पाइलोकार्पिन मैंने बता दिया क्यों करते हैं, वो तो बता दिया कि इंट्राकुलर प्रेशर को कम करने के लिए और प्यूपिलरी कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। कंप्लीट मेयोसिस कॉज करती है ये ड्रग, और इंट्राकैमरल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अगर हम इसको टॉपिकल यूज़ करेंगे तो इसका असर इतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा असर होगा अगर हम इंट्राकैमरल यूज़ करेंगे, आँख के अंदर इंजेक्शन लगा के, इंजेक्ट करके कॉर्निया के लिम्बल एरिया से। तो क्या होगा कि 100% मेयोसिस हो जाएगी। इट इज़ यूज्ड इन कैटरेक्ट आफ्टर लेंस एक्सट्रैक्शन, इन पेनेट्रेटिंग केराटोप्लास्टी एंड आइरिडेक्टमी। ये तीनों प्रोसीजर डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन जो है वो कैटरेक्ट फॉर्मेशन के बाद लेंस को जब हम कैटरेक्ट को रिमूव करके इंट्राकुलर लेंस डालते हैं तो उसके बाद, क्योंकि पहले हमने प्यूपिलरी डायलेशन की होती है ताकि कैटरेक्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाए, और जब वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हमें चाहिए होता है कि पीपल को हम दोबारा कॉन्स्ट्रैक्ट करके, ताकि लेंस जो है वो बाहर ना निकले उस पॉकेट से। तो लेंस को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हमें मेयोसिस की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम इंट्राकैमरल पाइलोकार्पिन यूज़ करते हैं। इसके अलावा केराटोप्लास्टी, आप लोगों को पता है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट जो है उसमें करते हैं ताकि एंटीरियर साइनिकी ना बने, जो लेंस है वो कॉर्निया के साथ जोड़ ना जाए, चिपक ना जाए, तो उसके लिए भी पाइलोकार्पिन यूज़ करते हैं ताकि प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रक्शन हो। आयरोडेक्टमी, आयरस में ख़ास किसी एरिया में डॉट्स करते हैं, सुराख करके, ताकि इंट्राऑकुलर प्रेशर जो है वो उसको रेज होने से बचाया जाए, और ये भी एक एंटी ग्लूकोमा प्रोसीजर है। 0.25% to 6% are used in the management of primary open-angle glaucoma. It is contraindicated in acute closure glaucoma because it causes anterior movement of the lens iris diaphragm.
अगर हम एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में यूज़ करेंगे तो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर कम होने के बजाय रेज हो जाएगा, क्योंकि इस दवाई के इस्तेमाल की वजह से क्या हो जाएगा कि आयरिस की लेंस की मूवमेंट हो जाएगी और आयरिस डायफ्राम की मूवमेंट हो जाएगी, और जो एंगल ऑलरेडी एक्यूटली क्लोज्ड है वो और ज़्यादा क्लोज हो जाएगा और इंट्राओक्यूलर प्रेशर रेज होगा. So it is contraindicated in acute angle closure glaucoma, and it is indicated in primary open angle glaucoma. As it causes increase in tear secretion as side effect, it is used in aqueous tear deficiency (ATD), dry eye aqueous tear deficiency. ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है. कंप्यूटर विजन सिंड्रोम एक सिंड्रोम के तौर पर जाना जाता है. मोस्टली जो लोग ज़्यादा गेमिंग करते हैं, ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करते हैं, उन लोगों में या जिनकी जॉब होती है ज़्यादा कंप्यूटर रिलेटेड या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या हार्डवेयर से रिलेटेड, जितने भी स्क्रीन रिलेटेड काम हैं, उन लोगों को ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है. कुछ डिजीज़ में भी होती हैं ये प्रॉब्लम. तो पाइलोकार्पिन क्योंकि इस्तेमाल करने से टीयर्स की प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये इसको पाइलोकार्पिन को ATD में एक्वस टीयर डिफिशिएंसी सिंड्रोम में भी डिफिशिएंसी या ड्राई आई सिंड्रोम में भी यूज़ करते हैं. ड्यू टू इंक्रीज्ड salivation, it is used in xerostomia as an effect of the radiation therapy for head and neck cancer. हेड एंड नेक कैंसर के पेशेंट्स में उनके जो लिक्विड्स हैं, बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं, वो कम हो जाते हैं, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, उनको ड्राई माउथ हो जाता है, उनकी स्किन ड्राई हो जाती है, और उनकी जो लैक्रिमेशन है, टीयर्स प्रोडक्शन है, वो बहुत कम हो जाती है. तो उन पेशेंट्स में भी इस साइड इफ़ेक्ट को एज ए इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं, और ताकि उनकी लैक्रिमेशन ज़्यादा हो, उनकी स्लाइवेशन ज़्यादा हो, और फैसिलिटेशन हो जाए उनको खाने पीने में भी, और ब्लिंकिंग में भी फैसिलिटेशन हो जाए. इसलिए पाइलोकार्पिन की साइड इफ़ेक्ट्स को एज ए इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं इन केसेस में. Then it is used to differentiate pharmacological mydriasis from neurological mydriasis. न्यूरोलॉजिकल मिड्रियासिस वो है कि कहीं एक्सीडेंट में कोई चोट लगी सर पे या आँख पे, उसकी वजह से मिड्रियासिस हुई. और फार्माकोलॉजिकल वो है कि हमने ड्रग्स यूज़ की हैं, ड्रॉप्स डाले हैं, और उसकी वजह से मिड्रियासिस हुई. तो इसको इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कि ये मिड्रियाटिक्स की वजह से मिड्रियासिस है या न्यूरोलॉजिकल मिड्रियासिस है. In pharmacological, as these receptors are saturated, the pupil will remain dilated, while in neurological mydriasis it will constrict even with a diluted solution. अगर न्यूरोलॉजिकल है तो न्यूरोलॉजिकल मिड्रियासिस में अगर हम डाइल्यूटेड पाइलोकार्पिन भी यूज़ करेंगे तो उसके साथ भी कॉन्स्ट्रक्शन हो जाएगी प्यूपिल की. और अगर ये फार्माकोलॉजिकल है तो फौरी तौर पर कंस्ट्रक्शन नहीं होगी. तो ये एक डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी. तो ये भी एक यूज़ है पाइलोकार्पिन का. यूज़ टू रिड्यूस द ग्लेयर इन पेशेंट्स विद इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन. कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं, पार्टिकुलरली ओल्ड एज पेशेंट्स, जिनमें लेंस इम्प्लांटेशन के बाद, इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांट करने के बाद, सर्जरीज़ के बाद, कैटरेक्ट सर्जरी के बाद, उनको बहुत ज़्यादा ग्लेयर वो होती है, लाइट सेंसिटिविटी हो जाती है, रोशनी की तरफ देखते हैं तो उनको ग्लेयर नज़र आती है और वो काफ़ी परेशान होते हैं. तो उन पेशेंट्स में ग्लेयर रिडक्शन के लिए भी पाइलोकार्पिन यूज़ करते हैं, ताकि प्यूपिल कंस्ट्रक्शन होगी तो जो पेरिफेरी ऑफ द लेंस है वहाँ से लाइट रेज पास आउट नहीं होंगी और ग्लेयर जो है वो रिड्यूस हो जाएगी. दिस इज़ आल्सो अ यूज़ ऑफ द पाइलोकार्पिन. Here comes the adverse effects. कौन कौन से एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं? इनमें जो सबसे अहम है दैट इज़ कैटरेक्ट जेनोसिस. कैटरेक्ट फॉर्मेशन शुरू हो सकती है प्रोलॉन्ग यूज़ की वजह से. ये एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, एडवर्स इफ़ेक्ट है. देन ड्रग इंड्यूस contraction of the ciliary body causes increased convexity of the lens
and shift the lens forward, hence causes induced myopia. This causes broac. बहुत सारे लोगों में हेडेक, फ्रंटल हेडेक या आईब्रोज के लाइन में कहते हैं जी दर्द है, और एक स्ट्रेन सी होती है, आई स्ट्रेन की फीलिंग्स होती हैं, और ये शिकायत कर रहे होते हैं। नॉर्मली अगर आप देखें तो कोई ख़ास इतना कोई इशू नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर इनको हेडेक होती है, हेडेक की कंप्लेन होती है, और कोई ख़ास रिफ्रैक्टिव एरर भी अक्सर नहीं होता, बहुत थोड़ा सा मायोपिक शिफ्ट आपको मिलेगी। तो इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें भी अगर आप हिस्ट्री लें और पता करें कि पायलोकार्पिन तो यूज़ नहीं कर रहे किसी वजह से, तो अगर कर रहे हैं तो दिस कुड बी एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द पायलोकार्पिन यूजेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। इंड्यूस्ड मायोपिया हो सकता है। रिड्यूस्ड विजन ड्यूरिंग नाइट टाइम ड्यू टू मेयोसिस, रिड्यूस्ड फील्ड ऑफ विजन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपल की वजह से हमें जो विजुअल फील्ड है वो भी कम हो जाती है, और उसकी वजह से नाइट टाइम में अंधेरे में या कम रोशनी में वैसी भी प्यूपलरी कंस्ट्रक्शन होती है, प्यूपल साइज़ कम हो जाती है। तो अगर हम मेयोसिस भी मेयोटिक्स या पायलोकार्पिन भी यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से विजुअल रिडक्शन और फील्ड रिडक्शन हो जाएगी शाम के टाइम। हायर कंसंट्रेशंस यूज़ कॉजेज़ मेयोटिक आयरिस सिस्ट। आयरिस सिस्ट एक ब्लिस्टर टाइप, एक दाना टाइप एक चीज़ बन जाती है आयरिस के अंदर अगर हम हाई कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं पायलोकार्पिन की फॉर अ लॉन्गर टाइम। दिस इज़ आल्सो एडवर्स इफेक्ट। इंक्रीज्ड लैक्रिमेशन सिक्रीशन कैन कॉज एपीफोरा। ठीक है, पानी आना, आँख से मुसलसल पानी बहना, दिस इज़ एन एडवर्स इफ़ेक्ट जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जिन कैंसर पेशेंट्स में कीमोथेरेपी या रेडिएशंस लगाते हैं हेड एंड नेक कैंसर के पेशेंट्स में, उनमें ये मसला हो जाता है कि उनकी जो सिक्रीशंस हैं वो कम हो जाती है, तो उनमें पायलोकार्पिन के इस एडवर्स इफ़ेक्ट को एज एन इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं। देन सूडो फेम्पिगॉइड, ये एक कंडीशन है, एक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन है, एक मेम्ब्रेनस फॉर्मेशन एलर्जिक रिएक्शन। दिस इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड अ सूडो फेम्पिगॉइड। Then we have acetylcholine. Acetylcholine is used only intracamérally as it is not active if used topically. एसिटाइलकोलिन को अगर हम टॉपिकली इस्तेमाल करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। दिस इज़ वाई इट इज़ यूज ओनली इंट्राकैमरली, आँख के अंदर लगाते हैं, और अवेलेबल एज अ पाउडर। ठीक है, पाउडर फॉर्म में मौजूद है, अवेलेबल होता है, और इसको फ्रेश सोल्यूशन बनाने की ज़रूरत होती है। जैसे कि मुख्तलिफ़ एंटीबायोटिक्स को अगर हम इंजेक्टेबल्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं तो पाउडर फॉर्म में मौजूद होते हैं, और उनको हम नॉर्मल सलाइन के साथ मिक्स करके उसकी एक फ़्रेश डोज़ बना के वो लगाते हैं। तो इस एसिटाइलकोलिन भी सेम इसी तरह पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, और इसकी भी फ़्रेश सोल्यूशन बना के तो इस्तेमाल करते हैं। व्हेन गिवन इंट्राकैमरली इट कॉजेज मेयोसिस इन सेकंड्स, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। फौरी तौर पे जल्दी सेकंड्स के अंदर मेयोसिस हो जाती है, और ये मोस्टली उन केसेस में जिन केसेस में प्रॉब्लम होती है, मेयोसिस नहीं हो रही होती जल्दी, और मोस्टली पोस्ट ऑपरेटिवली जब कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन हो के लेंस इम्प्लांटेशन कर देते हैं तो उस टाइम हमें चाहिए होता है कि हमें एक रैपिड मेयोसिस चाहिए, तो उस टाइम इंट्राकैमरली एसिटाइलकोलिन भी लगाते हैं। रैपिडली डिग्रेडेड बाय कोलिनेस्टेरेसेस इन एक्वस, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। लेकिन ये जो ड्यूरेशन है मेयोसिस की बहुत शॉर्ट होती है, क्योंकि ये रैपिडली एक्वस के अंदर डिग्रेड हो जाती है ये दवाई। ठीक है जी। देन वी हैव फेसोस्टिग्माइन। फेसोस्टिग्माइन इज़ द एसिटाइलकोलिनेस्टेरेस इनहिबिटर एंड इट इज़ इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग। इसके भी सेम यूजेज हैं जो कि एसिटाइलकोलिन के थे, और
used in patients who fail to respond to directly acting cholinergic agents। जो डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एजेंट्स के साथ मेयोसिस जिन पेशेंट्स में ना हो, उन पेशेंट्स में फेसिस्टिगमाइन जो कि इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग है इसको इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ मेयोसिस हो जाती है। ये भी 0.25% से 5% तक अवेलेबल है एंड इट कैन बी यूज्ड अप टू 4 times a day, और ये आई ऑइंटमेंट की सूरत में अवेलेबल है। सो मेयोटिक का जो हमारा पोर्शन है वो कंप्लीट। मिड्रियाटिक्स वो ड्रग्स हैं जो कि डायलेशन ऑफ द प्यूपल कॉज करते हैं, ठीक है जी, या मिड्रियासिस होती है। मिड्रियासिस कॉज करने वाले ड्रग्स को मिड्रियाटिक ड्रग्स कहेंगे। मिड्रियाटिक्स आर एजेंट्स विच डायलेट द प्यूपल, ठीक है जी। मैंने पहले शुरू में भी बताया था कि इनका काम क्या है, टू डायलेट द प्यूपल। देन मिड्रियाटिक्स के अंडर 2 तरह के ड्रग्स हम डिस्कस करेंगे। एक है ओनली मिड्रियाटिक्स जो कि सिर्फ प्यूपिलरी डायलेशन करते हैं, और एक है साइक्लोप्लीजिक्स। साइक्लोप्लीजिक्स कौन से ड्रग्स हैं? दे आर द एजेंट्स विच कॉजेज पैरालिसिस ऑफ द सिलरी बॉडी। सिलरी बॉडी को का पैरालिसिस करके, पैरालाइज करके कुछ टाइम के लिए, ताकि एकोमोडेशन को हम रोक सके, और ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों करते हैं। नाउ इन मिड्रियाटिक्स वी हैव 2 classes of मिड्रियाटिक्स। नंबर 1 is adrenergic agonists और sympathomimetics। जो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट या सिम्पैथोमिमेटिक्स हैं वो सिर्फ मिड्रियाटिक्स हैं, मिड्रियासिस कॉज करते हैं, डायलेशन ऑफ द प्यूपल करते हैं, जबकि जो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट और पैरासिम्पैथोमेलेटिक ड्रग्स हैं वो मिड्रियाटिक्स भी करते हैं और साइक्लोप्लीजिया भी करते हैं। मिड्रियासिस मतलब कि डायलेशन ऑफ द प्यूपल, और साइक्लोप्लीजिया पैरालिसिस ऑफ द सिलरी बॉडी। सो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिंग मिड्रियाटिक्स हैं, मिड्रियाटिक्स प्लस साइक्लोप्लीजिक्स। पैरासिम्पैथोमेलेटिक्स, इस ग्रुप में जो सबसे स्ट्रॉन्ग साइक्लोप्लीजिक ड्रग है दैट इज़ कॉल्ड एट्रोपिन। एट्रोपिन जो है ये 0.5 से लेकर 2% तक की कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल है, और ये सबसे पावरफुल साइक्लोप्लीजिक ड्रग है। दिस प्रोड्यूस मिड्रियासिस एंड साइक्लोप्लीजिया दैट लास्ट फॉर अप टू 2 weeks। 14 से लेकर 15 दिन तक तकरीबन इस दवाई का असर रहता है। इट कैन बी टेम्पररीली रिवर्स्ड बाय इंट्राकैमरल एसिटाइलकोलिन। अगर ज़रूरत हो इसके एक्शन को रिवर्स करने के लिए तो इंट्राकैमरल एसिटाइलकोलिन के इस्तेमाल से हम इसके एक्शन को टेम्पररीली रिवर्स कर सकते हैं। इसकी जो इंडिकेशन है इस ड्रग की इंडिकेशन जो है दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ इंटीरियर यूवेटिस। अगर इंटीरियर यूवेटिस हो तो उसको ट्रीट करने के लिए एट्रोपिन यूज़ करते हैं। रिफ्रैक्टिंग चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज, जब हमें साइक्लोप्लीजिक रिफ्रैक्शन की ज़रूरत हो 5 साल से कम उम्र के बच्चों में, उन बच्चों में साइक्लोप्लीजिक रिफ्रैक्शन के लिए हमें स्ट्रॉन्ग साइक्लोप्लीजिया की ज़रूरत होती है, ताकि उनका जो एकोमोडेटिव उनकी पावर है उसको हम ब्रेक कर सकें, और उसके लिए हमें ज़रूरत होती है कि हम स्ट्रॉन्ग एक्टिंग पैरासिम्पैथोमेलेटिक ड्रग यूज़ करें, तो इसलिए हम एट्रोपिन यूज़ करते हैं। वी हैव ऑक्सीफेनोनियम। ये ड्रग 1% से लेकर 5% तक की कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल है। दिस प्रोड्यूसेस अ पावरफुल मिड्रियासिस लास्टिंग अप टू 4 days एंड साइक्लोप्लीजिया लास्टिंग अप टू 12 days। तो ये जो ड्रग है ये एट्रोपिन से थोड़ा सा इसकी इसकी जो पावर है ये एट्रोपिन से थोड़ी सी कम है, और ये ड्रग मिड्रियासिस 4 दिन के लिए और साइक्लोप्लीजिया 12 दिन के लिए ये प्रोड्यूस कर देता है।
इसकी इंडिकेशंस जो है, दिस इज़ अ यूजफुल सब्स्टिट्यूट फॉर एट्रोपिन सेंसिटिव पेशेंट्स, क्योंकि जो एट्रोपिन है इसकी वजह से बहुत सारे लोग सेंसिटिव होते हैं इसको, और इसके इस्तेमाल से उनको साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। तो अगर ऐसे कुछ पेशेंट्स हो जिनको एट्रोपिन की नाउन एलर्जी हो, नाउन केस हो कि उनको एट्रोपिन से एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, तो उन केसेस में हम ऑक्सीफेनोनियम 1 से लेकर 5% तक यूज़ कर सकते हैं एज सब्स्टिट्यूट फॉर द एट्रोपिन यूजेज। Then we have hyoscine. Hyoscine is available in 0.25% to 0.5%. This produces a powerful mydriasis and cycloplegia lasting for up to 5 days. ठीक है जी। जो एट्रोपिन है उसका साइक्लोप्लीजिया आप लोगों ने देखा था कि देट वाज फॉर अबाउट 14 डेज। देन जो हमारे पास ड्रग है ऑक्सीफेनोनियम, ये इसका जो दौरानिया है दैट इज़ अराउंड 12 डेज़, और हायोसिन का जो मिड्रियासिस एनसाइक्लोप्लीजिया है ये तकरीबन 5 दिन के लिए होता है। इसके इंडिकेशंस भी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूवेआइटिस, एंटीरियर यूवेआइटिस एंड एट्रोपिन सेंसिटिव पेशेंट्स। ठीक है जी। देन वी हैव होमैट्रोपिन. Homatropin is available in 1% to 5% concentration. Mydriasis lasts for up to 2 days. It does not cause complete cycloplegia in children, augmented by cocaine and reversed by azarine. होमेट्रोपिन जो है ये साइक्लोप्लीजिया कॉज नहीं करता बच्चों में, और सिर्फ मिड्रियासिस ही कॉज कर सकता है। तो दिस इज़ वाई दिस इज़ नॉट इंडिकेटेड फॉर दी साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन इन चिल्ड्रन। इसकी इंडिकेशन जो है वो ऑफ्थल्मोस्कोपी है, और प्री ऑपरेटिवली फॉर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन ये यूज़ करते हैं। और होमेट्रोपिन जो है इसकी कंसंट्रेशन 1 से लेकर 5% तक ये अवेलेबल है। देन वी हैव यूकैट्रोपिन, ये 5 से लेकर 10% तक की कंसंट्रेशन में अवेलेबल है। इफेक्टिव मिड्रियाटिक लास्टिंग ओनली फॉर 4 आवर्स, प्रोड्यूसिंग अ लिटिल साइक्लोप्लेजिया। तो इसका जो मिड्रियासिस का दौरानिया है ये दिनों के बजाय आवर्स में है। ठीक है, 4 आवर्स, वेरी शॉर्ट एक्टिंग, और ये साइक्लोप्लेजिया प्रोड्यूस करता है लेकिन बहुत कम। तो दिस इज़ वाई दिस इज़ आल्सो नॉट इंडिकेटेड फॉर दी साइक्लोप्लेजिक रेटिनोस्कोपी। इसकी इंडिकेशन में ऑफ्थल्मोस्कोपी, प्रोएक्टिव टेस्ट्स इन सस्पेक्टेड क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा। सस्पेक्टेड क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा के केसेस में यूज़ होता है ये ड्रग प्रोएक्टिव टेस्ट्स के लिए। इसकी इंडिकेशंस है ऑफ्थल्मोस्कोपी, proactive tests in suspected closed angle glaucoma, and it is not indicated for the cycloplegic refraction in children. Cyclopentolate is available in 0.5 to 2%. This is a short acting mydriatic and cycloplegic drug. Indications इसकी refraction है, cycloplegic refraction में mostly इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और maximal cycloplegia occurs within the 45 minutes of installation and persist for 30 minutes. Only 30 minutes के लिए इसकी persistence होती है. So it's a very very short acting drug. Complete recovery occurs within 24 hours but can be reduced to 6 hours by the use of pilocarpine. अगर जल्दी आपको चाहिए हो रिकवरी तो पाइलोकार्पिन एक ड्रॉप इंस्टॉल करने के बाद ये 6 आवर्स तक इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं 24 आवर्स के बजाय। सो दिस इज़ मोस्टली यूज्ड ड्रग फॉर द साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन एंड इट इज़ आल्सो वेरी वेरी सेफ एज़ कम्पेयर टू एट्रोपिन। ठीक है जी। ऑफ्थल्मोस्कोपी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमल मिड्रियासिस विद इन 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स के बाद दोबारा इसका असर ख़त्म होता है, मिड्रियासिस जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। प्री ऑपरेटिवली फॉर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन भी यूज़ करते हैं।
Then we have tropicamide. Tropicamide is available in 1 to 2% in its rapidly acting mydriatic and cycloplegic, reaching its maximal activity in 20 minutes, and this lasts for 6 hours. ठीक है जी. So tropicamide is a very good drug as compared to others, and इसकी जो एक्टिविटी है ये भी बहुत शॉर्ट है, 20 मिनट्स के अंदर इसका असर हो जाता है, और दिस लास्ट फॉर ओनली 6 आवर्स. इसकी इंडिकेशंस क्या है जी? रिफ्रैक्शन इन एडल्ट्स. ठीक है जी. मैक्सिमल साइक्लोप्लेजिया परसिस्ट ओनली फॉर 20 मिनट्स. ऑफ्थल्मोस्कोपी के लिए प्री ऑपरेटिवली फॉर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन. सो मेन जो इंडिकेशंस हैं तकरीबन ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं इनके लिए सेम है. Then we have Lekicine. Lekicine is available 1 to 2% concentration, and it's a weak mydriatic and cycloplegic. This drug lasts for only 6 hours. Now coming towards the side effects of these mydriatics and cycloplegic drugs, the ocular side effects are blurring of vision and inability to accommodate due to cycloplegia. सो ज़्यादातर बच्चों में जहाँ पे आपको साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन की ज़रूरत होती है और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में ज़रूरी होता है कि आपने पेरेंट्स को पहले बताना होता है कि अगर आप साइक्लोपिन दे रहे हैं तो उसमें हमने बताना होता है कि कम से कम 2 से 3 दिन के लिए इन बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम होगी, इनको इनकी जो एकोमोडेटिव पावर है वो रिड्यूस हो गई है, पैरालाइज़ कर दिया हुआ है हमने ड्रग के साथ. अगर एट्रोपिन के साथ है तो फिर तो कम से कम 2 हफ्ते के लिए प्रॉब्लम होगी. तो ये पेरेंट्स को पहले से बताना बड़ा ज़रूरी है. तो ऑकुलर साइड इफ़ेक्ट्स में ब्लरिंग ऑफ विजन जो है ये एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है. देन precipitation of closed angle glaucoma in patients with narrow angles. अगर आप कोई भी मीडियाटिक ड्रग डाल रहे हैं तो उससे पहले आप एक दफ़ा ऑफ्थल्मोस्कोपी करके देख लें. एक दफ़ा देख लें कि जो एंटीरियर चैम्बर एंगल है वो ज़्यादा नैरो तो नहीं है. अगर ज़्यादा नैरो है किसी भी पेशेंट में तो उन पेशेंट्स में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है वाइल इंस्टॉलेशन ऑफ दी मीडियाटिक ड्रग्स, क्योंकि इसकी वजह से क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा हो सकता है. देन द थर्ड ocular side effect is contact dermatitis in 5% of patients using atropine and less common with the hyoscine. So atropine के साथ जैसे कि और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस भी हो सकता है, और कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस जो है ये हायोसिन के इस्तेमाल के साथ कम चांसेस हैं. हायोसिन के साथ भी हो सकते हैं, ये डिज़ीज़ हो सकती है, लेकिन एट्रोपिन में ज़्यादा के चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू हायोसिन. देन वी हैव सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट्स. सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास एट्रोपिन, हायोसिन एंड रेयरली हेमेट्रोपिन में कॉज ड्राइनेस एंड फ्लशिंग ऑफ स्किन, थर्स्ट एंड टैकीकार्डिया स्पेशली इन इन्फेंट्स. अगर बिल्कुल छोटे बच्चों में हम यूज़ करते हैं एट्रोपिन, हायोसिन या हेमेट्रोपिन, तो उनमें ड्राइनेस हो सकती है, फ्लशिंग ऑफ स्किन और थर्स्ट की शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा टैकीकार्डिया मतलब दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाना, ज़्यादा फास्ट बीटिंग, तो ये हो सकता है स्पेशली इन्फेंट्स में. ठीक है जी. Delirium and confusion may also occur particularly in the elderly. ज़्यादा उम्र के लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है ड्रग अगर सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें. इसके अलावा उनको चक्कर आ सकते हैं, उनका जो उनकी जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो सकती है, और कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है ये ड्रग ऐसे पेशेंट्स में. मतलब वो एक इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि मरीज़ जो है वो कंफ्यूज सा हो जाता है, वो कुछ उसको समझ नहीं आती कि प्रॉपर किसी चीज़ का आप कुछ पूछते हैं वो जवाब कुछ देता है, कुछ उल्टी सीधी बातें करना बाज़ औक़ात. सो ये हो सकता है.
This is also a side effect of systemic side effect of the atropine, hyoscine, and rarely in cases of hematropine. These effects are due to systemic absorption and can be prevented by pressing over the lacrimal sac or tipping the head. अगर हम टॉपिकल इस्तेमाल कर रहे हैं ये ड्रग्स, तो सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम जो लैक्रिमल सैक है, पंक्टम्स हैं, हम उनको कवर करें, हम उनको टाइटली अपनी फिंगर के साथ दबा के रखें, ताकि जो ड्रग है वो लैक्रिमल पंक्टम्स के साथ सैक में ना जाए और वो नोज़ के थ्रू जाके हमारे स्लाइवा में ना जाए और इस तरह उसकी एब्जॉर्प्शन ना हो। सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन अगर होगी तो फिर ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए हमें प्रेसिंग ओवर द लैक्रिमल सैक के थ्रू हम सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन से बच सकते हैं और इन साइड इफ़ेक्ट्स से भी पेशेंट को बचा सकते हैं। देन वी हैव सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स। सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स में हमारे पास फेनालेप्रिन 10% मौजूद है। फेनालेप्रिन 10% produces mydriasis without cycloplegia within 10 minutes and lasts for 3 hours, particularly effective when combined with a parasympathomimetic mydriatic. अगर हमें जल्दी साइक्लोप्लीजिया चाहिए तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम फेनालेप्रिन 10% यूज़ करें और ये विदिन 20 मिनट्स साइक्लोप्लीजिया करेगा और जो कि 3 घंटे के लिए होगा। और इसका अगर असर बढ़ाना हो तो हम साथ में साइक्लोपेंटोलेट, साइक्लोपेन के नाम से जो अवेलेबल वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज़ अ पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग। फेनालेप्रिन से जल्दी यानी 20 मिनट्स के अंदर साइक्लोप्लीजिया चाहते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग यानी साइक्लोपेंटोलेट साथ में इस्तेमाल करें तो जल्दी उसका इफ़ेक्ट होगा और साइक्लोप्लीजिया जो है वो जल्दी हो जाएगा विदिन 20 मिनट्स, जो कि तकरीबन 3 घंटे के लिए अवेलेबल होगा। इसकी इंडिकेशंस है ऑफ्थल्मोस्कोपी, ब्रेकिंग द पोस्टीरियर साइनेकी। पोस्टीरियर साइनेकी मैंने बताया था कि उस कंडीशन को कहते हैं जब हमारा प्यूपल यानी आयरस जो है वो पीछे लेंस के साथ स्टिक हो जाए, लेंस के साथ उसकी एडहेजन हो जाए, तो उसकी वजह से जो प्यूपिलरी डायमीटर है, प्यूपिलरी जो रेगुलरिटी है, रिंग शेप, रेगुलर शेप है पीपल का, वो रिंग शेप या रेगुलर नहीं रहता, बल्कि एक साइड से प्यूपल जो है वो अटैच्ड हुआ होता है पीछे लेंस के साथ। उसकी वजह से प्यूपिलरी जो रेगुलरिटी है वो इर्रेगुलर शेप आपको नज़र आती है। तो इसका मतलब ये होता है कि पोस्टीरियर साइनेकी बनी है और उसको ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए या उससे बचने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम फेनालेप्रिन इस्तेमाल करते हैं। जो अगला इसका इस्तेमाल है प्रिवेंटिंग आयरिस सिस्ट इन पेशेंट्स यूजिंग लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनेस्टेरेज, और इसके लिए आयरिस सिस्ट से बचने के लिए हम ये फेनालेप्रिन यूज़ करते हैं और इसकी जो यूजेज है दैट इज़ 2 to 5%। प्री ऑपरेटिवली फॉर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन भी यूज़ करते हैं जैसे कि दूसरे ड्रग्स यूज़ करते हैं। देन वी हैव एफेड्रिन। एफेड्रिन इज़ अवेलेबल इन 5% concentration and this produces mydriasis within 30 minutes and last for 3 hours, और इसकी इंडिकेशन भी ऑफ्थल्मोस्कोपी ही है। Then we have hydroxympathamine 1%. Hydroxympathamine 1% produces mydriasis within 40 minutes, और ये भी ऑफ्थल्मोस्कोपी के लिए फंडस एग्जामिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। एड्रेनलिन, अ वेरी पुअर मिड्रियाटिक व्हेन इंस्टॉल्ड इनटू द नॉर्मल आई। अगर आम मरीज़ों की आंख में हम एड्रेनलिन डालते हैं तो जो इसकी मिड्रियाटिक इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत पुअर होते हैं, बहुत कम मिड्रियासिस होती है इससे। लेकिन अगर हम एड्रेनलिन हॉर्नर सिंड्रोम के पेशेंट्स की आंख में डालें
तो उसमें उसकी पिपुलरी डायलेशन हो जाती है। हॉर्नर सिंड्रोम एक सिंड्रोम है जिसमें नॉर्मली पीपल्स जो है वो काफ़ी कंस्ट्रक्टेड रहते हैं, नॉर्मल साइज़ से काफ़ी कम साइज़ में होते हैं, और ये ऐसे हॉर्नर सिंड्रोम के पेशेंट्स में मुसलसल ऐसा होता है। और दूसरे जो हमारे पास मीडियाटिक्स हैं उनके इस्तेमाल से उनकी पिपुलरी डायलेशन नहीं होती। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर हम एड्रेनलिन सोल्यूशन डालते हैं तो उसकी वजह से हॉर्नर सिंड्रोम के पेशेंट्स में भी पिपुलरी डायलेशन हो जाती है। इस ड्रग की इंडिकेशन जो है वो है ग्लूकोमा। 1% to 2% सोल्यूशन डिक्रीजेज द एक्वस प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव द आउटफ्लो। इसके दो फ़ायदे हैं। ग्लूकोमा में इंट्राकुलर प्रेशर रेज होता है, या तो एक्वस प्रोडक्शन को हम अगर डिक्रीज़ करें तो इंट्राकुलर प्रेशर कंट्रोल हो सकता है, और दूसरा जो तरीका है कि हम आउटफ्लो को बेहतर कर सकें। तो एड्रेनलिन जो है ये दोनों काम कर देती है, आउटफ्लो को भी इम्प्रूव करती है और प्रोडक्शन को भी कम कर देती है। तो इस तरह इंट्राकुलर प्रेशर को कम करने में मदद मिलता है, मददगार साबित होती है ये दवाई। कंजंक्टिवल डीकंजेशन, अगर कंजंक्टिवा रेड है तो रेडनेस को कम करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ प्रिवेंटिंग द आइरिस सिस्ट प्रिवेंशन के लिए इन पेशेंट यूजिंग लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनेस्टेरेज। अगर ज़्यादा अरसे से कोई पेशेंट फाइलोकार्पिन यूज़ कर रहा है, उसकी वजह से आइरिस सिस्ट का ख़तरा हो, तो उसमें उस कंडीशन में भी ये फ़ायदेमंद हो सकता है, आइरिस सिस्ट को प्रिवेंट करता है। 1% 2% परसेंटेज में अगर हम इस्तेमाल करें तो। डायग्नोसिस ऑफ हॉर्नर सिंड्रोम, अगर हमने ये पता चलाना हो कि जो पिपुलरी डायमीटर बहुत कम है पेशेंट का, तो या आया ये हॉर्नर सिंड्रोम है या कोई और वजह है, तो इसमें हम एड्रेनलिन के इस्तेमाल से पता चला सकते हैं कि हॉर्नर सिंड्रोम है कि नहीं है। डिक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स, और अगर हम लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स डालते हैं आँख को सुन्न करने के लिए, तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम करने के लिए भी हम एड्रेनलिन इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह उसकी जो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, उसका एक्शन जो है वो लिमिटेड हो जाएगा। Then we have cocaine. Cocaine is available in 2 to 4%, and this produces mydriasis within 20 minutes that last for only 2 hours, together with a partial cycloplegia. ठीक है, तो कोकेन की वजह से पार्शल साइक्लोप्लीजिया भी हो जाता है, और मिड्रियासिस भी विदिन 20 मिनट्स और सिर्फ 2 आवर्स के लिए ये मिड्रियासिस और साइक्लोप्लीजिया अवेलेबल होता है। अगमेंट्स द एक्शन ऑफ हेमेट्रोपिन, और अगर हम हेमेट्रोपिन के साथ इसको इस्तेमाल करें तो उसकी एक्शन को ये ज़्यादा क़ुव्वत फराहम कर देती है ये दवाई। इसकी इंडिकेशन भी ऑफ्थल्मोस्कोपी, प्री ऑपरेटिवली फॉर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन एंड लोकल एनेस्थेटिक्स के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। लोकल एनेस्थेटिक का मतलब ये है कि अगर हम फॉर एग्जांपल कोई कॉर्नियल फॉरेन बॉडी निकाल रहे हैं या कोई कंजंक्टिवल फॉरेन बॉडी निकाल रहे हैं आँख से, तो आँख में दर्द ना हो, तकलीफ़ ना हो, उसके लिए हम लोकली एरिया को सुन करते हैं। तो सुन करने के लिए आँख को ये इस्तेमाल करते हैं कोकेन। Then we will discuss the ocular side effects of these drugs. इसमें नंबर 1 क्या है जी? Precipitation of closed angle glaucoma in patients with narrow angle. ठीक है जी, नैरो एंगल जिन पेशेंट्स का हो उनमें हमने ये ड्रग्स नहीं यूज़ करने, क्योंकि उनमें ये क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा को ऐसे पेशेंट्स जिनका एंटीरियर चैम्बर एंगल जो है वो नैरो हो, उनमें हम ये ड्रग्स यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा होने के चांसेस हो जाते हैं। नंबर 2 इज़ दी ट्रांजिएंट कॉर्नियल एडीमा में अकर विद दी फेनालेप्रिन। अगर हम फेनालेप्रिन यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से ट्रांजिएंट कॉर्नियल एडीमा हो सकता है, तो दिस इज़ आल्सो अ साइड इफ़ेक्ट, ऑकुलर साइड इफ़ेक्ट। Melanin deposits in the conjunctiva and cornea with adrenaline.
और अगर हम एड्रेनलिन का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से कंजंक्टिवा और कॉर्निया में मेलानिन डिपॉजिट्स नज़र आ सकते हैं, पैदा हो सकते हैं। नंबर 4 इज़ द मैकुलर एडीमा, एंड मैकुलर एडीमा इज़ एन अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ एड्रेनलिन थेरेपी। ठीक है जी, अनकॉमन ज़रूर है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में मैकुलर एडीमा हो सकता है, जो कि एक विजन थ्रेटनिंग डिजीज़ के तौर पर हम इसको देख सकते हैं, तो ख़तरनाक चीज़ है। नंबर 5 इज़ ऑकुलर पेन एंड स्टिंगिंग। ठीक है, ये ड्रग्स इस्तेमाल करने से स्टिंगिंग किस्म की चुभन हो सकती है और आँख में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। तो दीज आर दी ऑकुलर साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दीज ड्रग्स। Now we will discuss the systemic side effects. Systemic side effects में number 1 is the adrenergic drugs may produce tachycardia. Tachycardia मैंने बताया था कि दिल का ज़्यादा धड़कना, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना, that is called tachycardia, and palpitations, and should be used with caution in patients with hypersensitivity to hypersensitive cardiovascular disease. जिन पेशेंट्स में कोई हाइपर सेंसिटिव कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो, दिल के अमराज की हिस्ट्री हो या हाइपरटेंशन की हिस्ट्री हो, इस तरह की हिस्ट्री के पेशेंट्स में ये बहुत कॉशन के साथ इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकता है उनकी लाइफ को। नंबर 2 इज़ कोकेन में प्रोड्यूस हाइपरप्लेक्सिया, रेस्टलेसनेस, delirium, tachycardia, irregular respiration, chills, and fever. Results of central nervous system stimulation which may terminate in convulsions. सो ये सारे मसाइल हो सकते हैं कोकेन के इस्तेमाल के साथ अगर सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें। These side effects may be counteracted by a short acting barbiturate. ठीक है जी, अगर हम इस तरह का कोई मसला हो जाए पेशेंट्स के साथ, सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएं कोकेन के, तो शॉर्ट एक्टिंग बारबिटूरेट यूज़ करके उसको इन मसाइल से टेम्परेरी तौर पे बचा जा सकता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोकेन के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाएं तो नुकसान का ख़तरा ज़्यादा हो सकता है। Then here comes the compound Medriacan. Medriacan is a solution of atropine, propagane, and adrenaline, which when injected subconjunctivally produces mydriasis within a minute. कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत होती है, और कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन के लिए हमें मिड्रियासिस की ज़रूरत होती है, पिपुलरी डायलेशन की, लेकिन टॉपिकल ड्रग्स इस्तेमाल करने के बावजूद पिपुलरी डायलेशन नहीं होती। तो उस मसले को हल करने के लिए हमें एक ऐसे कंपाउंड की ज़रूरत होती है जो कंपाउंड फौरी तौर पर मिड्रियासिस कर सके, विच कैन बी इंजेक्टेड सबकंजंक्टिवली, प्रोड्यूसेस मिड्रियासिस विद इन अ मिनट। बाज़ औक़ात कैटरेक्ट ऑपरेशन में टॉपिकल ड्रग्स के साथ मिड्रियासिस नहीं हो पाती, पिपुल डायलेशन नहीं होती, तो फौरी तौर पर हमें पिपुलरी डायलेशन की ज़रूरत होती है। फौरी तौर पर पिपुलरी डायलेशन के लिए हम एक कंपाउंड बनाते हैं एट्रोपिन, प्रोपाकेन और एड्रेनालिन को मिक्स करके, और वो सब कंजंक्टिवा के नीचे इंजेक्ट कर देते हैं, और 1 मिनट के अंदर अंदर पिपुलरी डायलेशन हो जाती है। ठीक है जी। सो इंडिकेशन इज व्हेन अ वेरी पावरफुल मिड्रियाटिक इज़ रिक्वायर्ड। तो वेरी पावरफुल मिड्रियाटिक उन लोगों में जिनमें टॉपिकली या दूसरे मिड्रियाटिक ड्रग्स के साथ मिड्रियासिस नहीं हो रही होती, तो उनमें ऐसे पेशेंट्स में हम ये कंपाउंड यूज़ करते हैं, जो कि कम्बिनेशन है एट्रोपिन, प्रोपाकेन एंड एड्रेनालिन की। तो इस तरह हम मिड्रियासिस हासिल कर लेते हैं, और मोस्टली कैटरेक्ट ऑपरेशंस में बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ जाती है, और इस तरह जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर लेते हैं। सो दिस इज़ द लास्ट स्लाइड ऑफ द टॉपिक मेयोटिक्स एंड मिड्रियाटिक्स। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर आप लोगों को किसी भी
सेक्शन में कोई इशू हो तो आप लोग दोबारा से बार बार आप सुन सकते हैं इस रिकॉर्डेड लेक्चर को। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों को समझ आ गई। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस क्वेश्चन का फ़ौरी तौर पर आप लोगों को जवाब देकर वो मसला हल कर सकूँ। तो a very good luck to you people. Inshallah we will discuss our next topic, and shortly inshallah we'll be live in our LMS. Allah Hafiz.